So hello everyone, how are you all? This is your mentor Ashish Kumar Singh in front of you and I am today again with a very important session students. आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनवी के क्वेश्चन पेपर को। जी हाँ, जेएनवी का एग्जामिनेशन अभी अभी हो चुका है और क्वेश्चन पेपर देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन जेएनवी पूछता है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इस सेशन में अभी हम लोग सॉल्व करेंगे मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को, एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो मेंटल एबिलिटी में पूछे गए थे और सबको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। राइट, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप द क्वेश्चन पेपर इज विजिबल। अगर थोड़ा कम विजिबल होगा तो टेंशन मत लेना, आई विल बी टेलिंग, हम बताते चलेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चाहे क्वेश्चन का डिमांड क्या है। इसमें चार फिगर देख दिए गए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट हम लोगों ने अपने सेशंस में करा है। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? ऑड वन आउट का मतलब होता है सबसे अलग सबसे जुदा। राइट, सबसे अलग सबसे जुदा जो है इन फिगर्स में उसे खोजना है। पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, चार फिगर है, सबसे अलग सबसे जुदा खोजना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देखना है मेंटल एबिलिटी के अंदर तो मेन इमेज की जगह ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। राइट, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में तुमको एक एरो दिख रहा होगा, लेट मी ड्रॉ दिस एरो। इस तरह का एरो है और एक डॉट जैसा कुछ है। ओके, ये दो ऑब्जेक्ट है जो प्राइम फोकस के हैं यहाँ पे। अब तुम देखो तो जनरली होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे चलता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे जो कुछ चल के आ रहा है मतलब इस डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज का उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कुछ ऐसे चलता है तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का थ्योरी लगता है। बट अगर हम एरो को देखते हैं तो एरो जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ओके, एरो इज मूविंग क्लॉकवाइज। ऐसे करके देखोगे तो ऐसे पहले 12 पे था, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे। तो ऐसे करके क्लॉकवाइज एरो मूव कर रहा है। अब आ जाओ डॉट पे। डॉट को भी देखो तो पहले 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 6 पे। तो कहीं ना कहीं चाहे एरो हो चाहे डॉट हो, दोनों क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर और कहाँ डिफरेंस देख सकते हैं? तो आओ लाइन पे आ जाओ। यहाँ देखो एक लाइन ऐसा है जो प्लेन है, एक लाइन ऐसा है जो प्लेन है, एक लाइन ऐसा है जो प्लेन है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लाइन ऐसा है जो प्लेन नहीं है, यहाँ पे एक डॉट है। तो मिल गया ऑड वन आउट। जी हाँ, लाइंस के अंदर ऑड वन आउट मिला है। ये खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल मीडियम लेवल का हो चुका है। राइट, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा हमारा जो इजी क्वेश्चन का लेवल है उसको अपने को इंक्रीज करना है, स्पेशली ऑड वन आउट के केस में। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा क्या करेगा, एरो पे फोकस करेगा, डॉट पे फोकस करेगा और उसी में टाइम जाता है। तो इसीलिए एग्जामिनर ने लाइन में डिफरेंस दिया एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ लेट अस क्विकली कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे चार ऑप्शंस है। राइट, इमेज के अंदर फोकस करो। ए, सी और डी तीनों के तीनों स्क्वायर फॉर्मेट में है, बी रेक्टेंगल फॉर्मेट में है। हेंस द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। जो एंगल है ए का, इसे हम एंगल ही तो कहते हैं ना, एंगल है जो सर्कल का, ये थोड़ा छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। क्या ये हम लोग कह सकते हैं कि एंगल छोटा तो नहीं है बट पूरा का पूरा है? मतलब बाकी सब जो एंगल है वो आर पे आके रुक जा रहा है, मतलब दे आर कॉल्ड एज एंगल। राइट, क्योंकि रेडियस पे आके रुक जा रहा है बट ये पूरा सर्कल कवर कर रहा है एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तीन लाइन है, तीन लाइन है, दो लाइन है, दो लाइन है और यहाँ पे चार लाइन है, चार लाइन है। लेकिन यहाँ पे तीन लाइन है और दो लाइन है, मतलब लाइन के बीच का डिफरेंस है एंड दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ये चार क्वेश्चंस थे ऑड वन आउट के। ऑड वन आउट पे कुछ इजी भी था और कुछ कहीं ना कहीं मीडियम क्वेश्चन भी था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8। इसमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स? इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम, मतलब कि ट्विन इमेज खोजने को बोल रहा है। ट्विन इमेज खोजने को बोल रहा है, एग्जैक्टली द सेम इमेज खोजने को बोल रहा है। ओके, सेम इमेज खोजना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये तो काफी आसान टॉपिक है, ट्विन इमेज। एज आई सेड कि इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी पेपर बन जाए। हालांकि बन सबका जाता है लेकिन थोड़ा किसी का कम समय में बनता है, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो ट्विन इमेज है, अंदर के ऑब्जेक्ट पे फोकस किया, दिखा कि यहाँ चारों कोना में चार ऐसा है
अब यहाँ पे चारों कोना में 4 ऐसा नहीं है, यहाँ पे चारों कोना में 4 ऐसा है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे जाके देखना ही नहीं है, हमेशा ए ऑप्शन से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ए और बी आंसर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आओ, इस इमेज पे फोकस करो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरो है, एक डॉट है। ओके, एक एरो है, एक एरो है नहीं, एक एरो है, एक एरो है नहीं, एक एरो है, एक एरो नहीं, एक एरो है, एक डॉट है, हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से देख के आगे बढ़ते जाना है। अब इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दो ग्लास के शेप का कुछ दिखता है। चलो देखते हैं, दो ग्लास के शेप का नहीं है, दो ग्लास के शेप का है, बट यहाँ पे ऐसे करके नीचे में दिल जैसा कुछ नहीं बना हुआ है, तो ये भी नहीं है, दो ग्लास के शेप का नहीं है, दो ग्लास के शेप का है, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज डी हियर, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेम लाइंस पे अगर तुम आगे बढ़ते हो तो देखते हो कि एक ऐसा लाइन है जो इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। बस अगर एक फीचर भी मैच कर गया तो बाकी सारा फीचर ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्विन इमेज खोजते हैं, सेम इमेज खोजते हैं, राइट। तो ये था तुम्हारा ट्विन इमेज का क्वेश्चन, ये काफी इजी रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस नंबर 9 to 12। इसमें क्या पूछ रहा है, ऑब्जर्व द फिगर ऑन द राइट साइड एंड फाइंड आउट द चेंज। अच्छा, पैटर्न कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है, ये पैटर्न कंप्लीशन है स्टूडेंट्स, पैटर्न कंप्लीशन है। हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है, या फिर फिगर कंप्लीशन जिसको कहते हैं हम लोग, फिगर को कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है और देख के टिक मार देना है कि क्या आंसर हो सकता है, राइट। अब देखो, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमें ऐसा इमेज चाहिए जो इस फिगर को कंप्लीट करे। इस फिगर को इमेज कौन सा कंप्लीट करता है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं। कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक ऐसा सुंदर सा, इधर लाइन है ना, तो इधर भी एक लाइन खींच दो, इधर भी एक लाइन खींच दो, ओके, और यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो। ऐसा कौन सा इमेज है जो इधर लाइन खींच के जुट रहा है, इमेज देखो जो लाइन खींच के जुट रहा है, यहाँ पे क्या आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, राइट। लाइन खींच के जुट गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, यहाँ लाइट है तो यहाँ डार्क है, तो यहाँ लाइट होगा तो यहाँ डार्क होगा, तो पहली बात तो कोई डार्क ही ऑप्शन होगा, तो ए या बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब उसके बाद देखो, डार्क का जो व्यू है वो इधर साइड होना चाहिए, इसका उधर साइड है, तो बी कट गया, ए आंसर होगा, बात खत्म, आगे देखना ही नहीं है। बस मैच करा कि ओके ये पैटर्न मैच कर रहा है, बस लगा दो, ज्यादा मार्क लगाना ही नहीं है। अब ये और ये ऐसे है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आएगा, ऐसा करके कोई शेप आएगा, तो चलो देखते हैं ऐसा करके कौन सा शेप है। ऐसा करके हमें दो शेप्स दिख रहे हैं, ए और बी, ए और बी ऐसा शेप में है, लेकिन यहाँ पे देखो एक लाइट है तो एक डार्क है, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिख रहा होगा, एक लाइट है और एक डार्क है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक लाइट एक डार्क चाहिए, यहाँ पे दो लाइट है, ए चला गया, एक लाइट है एक डार्क है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, पहले तो सर्कल कंप्लीट करना है, तो हम लोगों ने सर्कल कंप्लीट करना है। अब सर सर्कल कंप्लीट करना है तो किस तरफ से करना है, देखो यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, एक ही सर्कल है जो इधर साइड जा रहा है, दैट इज डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 to 16। और यहाँ पे क्या करना है हमें, the question figure are in series, okay, we have to complete the series of the question, हमें series completion का ये question है, okay, and which occupies the blank space, okay, series completion का question है ये, this is the question of series completion। series completion के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने रेगुलर सेशंस में प्रैक्टिस करा है। इंस्टेंट देखते हैं कि सीरीज कंप्लीशन मैच क्या क्या आया था एग्जामिनेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रूल लगा लो, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर अब कौन किस कोने पे होगा, कहीं ना कहीं इस कोने पे होगा, राइट, ताकि ये पूरा सर्कल बना दे, पूरा एक स्क्वायर बना दे, और घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कहाँ पे होगा, इस कोने पे होगा। देखो ए में ही इस कोने पे दिख गया, तो बी सी डी देखने का जरूरत ही क्या है जब ए में दिख गया, हेंस द करेक्ट आंसर हियर इज, द करेक्ट आंसर हियर इज स्टूडेंट्स ए। नाउ लेट अस क्विकली कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे एक एरो ऐसा है तो नेक्स्ट ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो नेक्स्ट कैसा होगा, ऐसा होगा। अब देखो कि नेक्स्ट ऐसा कहाँ पे है, देखो ए में ही दिख रहा है, ऊपर नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ए क्विकली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो अब तुम बोलोगे कि ठीक है सर ए इज द करेक्ट आंसर, तो हम बी सी डी देखें, बिल्कुल नहीं, देखो जब लगता है कि ए करेक्ट आंसर तो बी सी डी देखना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है, राइट, बी सी डी देखना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है। बट यहाँ पे एक हम लोग से चूक हो गया, चूक क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमेशा तुमको दिख रहा होगा कि लाइन के बाद इस एक एरो के बाद एक थोड़ा सा स्पेस है, इस एक एरो के बाद भी थोड़ा सा स्पेस है, इस एक एरो के बाद भी थोड़ा सा स्पेस है, तो क्या जो नेक्स्ट एरो होगा उसके बाद भी स्पेस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पे ए में वो स्पेस नहीं है,
तो कभी कभी हड़बड़ी में ये चूक हो जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना है कि लाइनिंग छूट गया। तो ये सब हड़बड़ाने के चलते होता है, तो हड़बड़ाना नहीं है, लाइनिंग नहीं छोड़ना है। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक है, फिर दो है, फिर तीन है, तो अब क्या होगा, चार होगा। एक दो तीन चार, ये लो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है मेरे यार। तो ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो काफी आसान है, कुछ कुछ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ला दिया जाता है, बट ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ओके, नाउ लेट अस क्विकली कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट को पकड़ो, इसको पकड़ो, ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, तो ये बड़ा वाला अब कहाँ होगा, ये बड़ा वाला कहीं यहाँ होगा। तो ये बड़ा वाला यहाँ इसमें है और इसमें है, राइट। इसमें किसमें है, ए में है और बी में है। लेकिन हमेशा हम लोगों ने देखा है कि इसके साथ साथ ये दोनों भी इक्वल डिस्टेंस पे मूव किया है। मतलब ये दो साथ, ये दो साथ, ये दो साथ, तो ये दो साथ ऐसे होना चाहिए। एंड हेंस बी इज द करेक्ट आंसर हियर, बी इज द करेक्ट आंसर हियर, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 to 20। और यहाँ पे बेसिकली तुमसे पूछा जा रहा है एनालॉगी के क्वेश्चंस, मतलब कि कहीं ना कहीं रिलेशंस निकालना है, इसे हम कहते हैं एनालॉगी के क्वेश्चन, मतलब रिलेशन निकालने वाला क्वेश्चन। ओके, तो इसको भी हम लोगों ने अपने सेशंस में प्रैक्टिस करा था। एनालॉगी के क्वेश्चंस को देखो, ये अपसाइड डाउन टर्न हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं 180 डिग्री घूम गया है। तो अगर ये इधर है तो इधर घूम जाएगा, राइट। चारों का चारों घुमा हुआ है। लेकिन ट्रायंगल पे फोकस करो, छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा है, चला गया। सर ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एरो पे फोकस करो, दोनों साइड डार्क एरो है, दोनों साइड डार्क एरो किसका है, सी का है, सी करेक्ट आंसर, हो गया, बात खत्म। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर पे फोकस करोगे तो आंसर मिल जाता है। अब ये सर्कल है, इसके अंदर चार लाइंस है, और इससे लाइंस निकले हुए हैं चार चार, और यहाँ पे लाइन हट चुका है, तो यहाँ पे भी सर्कल है और चार लाइंस है, तो चारों लाइन को हटा दो। चारों लाइन को हटा दोगे तो क्या आंसर बन जाएगा, चारों लाइन को हटा दो, इमेजिन करो, सी आंसर हो जाएगा आराम से। नाउ सी, चार लाइंस है यहाँ पे, ओके, जो बीच का दो लाइन है उसको लास्ट में जोड़ दिया गया है यहाँ पे। तो चार लाइंस है, बीच के दो लाइन को जोड़ दो। अब देख लो ऐसा फिगर कहाँ पे है, चार लाइन बीच के लाइन को जोड़ दो, सी इज द करेक्ट आंसर है, राइट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये इस साइड में है, ये सीधा 180 डिग्री में उल्टा घूम चुका है, ये यहाँ से यहाँ आ चुका है। तो इस साइड में है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 180 डिग्री ये भी घूम जाएगा सर, सही बात है। अब उसके बाद बाकी सारे फीचर्स मैच कर लो कि कितना क्या कौन कम है कौन ज्यादा है, फिर अपना क्लैरिटी लेके बढ़ जाओ। तो यहाँ पे देखो, एक दो तीन, ओके, तो यहाँ पे देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, सर दोनों में एक दो तीन है, एटलीस्ट एक दो तीन तो इसमें भी है, एक दो तीन, एक दो तीन, ओके। तो ये तो कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो और क्या रिलेशन हो सकता है सर, रिलेशन ये हो सकता है रिलेशन ये हो सकता है कि अब हमें खोजना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर गैप है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डंटा नहीं निकला हुआ है, मतलब कि एक्स्ट्रा डंटी यहाँ निकला हुआ है तो ये तो चला गया, यहाँ पे भी डंटी निकला हुआ है, चला गया, यहाँ पे डंटी कम है, बच गया, लेकिन यहाँ पे डंटी बराबर है, मैच है। क्योंकि अगर यहाँ डंटी नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और इन दोनों में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बी इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, बी। एनालॉजी क्वेश्चंस कंप्लीटेड। अब आते हैं पार्ट 6 पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 to 24। जी हाँ, 21 से 24 नंबर क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल फिगर मैचिंग इसको हम कहते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स को मैच करना है। फिगर मैचिंग और ज्योमेट्रिकल फिगर मैचिंग में यही है कि ज्योमेट्रिकल फिगर मैचिंग में ज्योमेट्री के शेप्स आ जाते हैं और कुछ नया बात नहीं है। देखो, अब कुछ ऐसा करना है कि इसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लेके आए जो फिट बैठ जाए। तो फिट बैठने के लिए तुम समझो कि यहाँ पे एक हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसमें समा जाए, तो यहाँ ऐसा शेप होगा तभी तो इस गड्ढे में घुस जाएगा। तो ऐसा शेप किसका किसका है, ए का और बी का और डी का, ओके। अब यहाँ पे ऐसा गड्ढा है तो यहाँ पे हमें गड्ढा चाहिए, तो गड्ढा किसका है, बी का है, राइट, बी का है, और सी का है और ए का है। लेकिन बी सी और ए के नीचे ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स्ट्रा सेक्शन है, ये एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं चाहिए हमें, हमें सिंपल सा एक गड्ढा चाहिए जो जाए और इंस्टेंटली घुस जाए। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा इमेज चाहिए होगा जो इस तरीके से आए और घुस जाए। तो अब देखो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा इमेज है इस तरीके का, यही तो है, यही तो है। अब हमें यहाँ पे कैसा इमेज चाहिए होगा जो ऐसे आए, इससे मिल जाए, ओके, फिर ऐसे आए, ऐसे आके फिर ऐसे ऐसे बैठ जाए। तो इस तरीके का इमेज चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि ए से ही स्टार्ट किया करो। ए से स्टार्ट करोगे तो आंसर मैक्सिमम टाइम करेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जो इस तरह का शेप का हो। देखो रेड मार्क के शेप का हो। अब रेड मार्क के शेप का ये थोड़ा ज्यादा, ये जे बना हुआ है, ये भी जे बना हुआ है, ये जे नहीं बना हुआ है, ये इस शेप से मैच कर रहा है, हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा अपना पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज करोगे तो वो क्वेश्चंस बन जाते हैं आराम से। नाउ पार्ट 7 दैट इज मिरर इमेज। अब मिरर इमेज के क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। मिरर इमेज में क्या होता है ना, मिरर इमेज का बेसिक फॉर्मूला है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ओके, तो अब इसी चीज को ध्यान रखते हैं, ये लेफ्ट है, ये इधर घूम जाएगा, तो ये एरो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एरो इधर हो गया, ये पॉइंट इधर हो गया, ये पॉइंट इधर हो गया, ये करेक्ट आंसर। ओके, ये इज द करेक्ट आंसर, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। मिरर इमेज में भी हमेशा, चाहे किसी भी टॉपिक में, हमेशा ए से ही खोजना, मैक्सिमम ए बी ही आंसर्स होते हैं। दिख रहा होगा तुम लोग को कि मैक्सिमम आंसर्स ए बी है, एंड दैट इज अ टिप दैट आई हैव गिवन टू यू कि कभी भी एग्जाम में जाना, मैच करना हो तो ए से ही स्टार्ट करना। नाउ लेट अस क्विकली मूव। अब ये इधर है, इधर हो गया, ये इधर है, इधर हो गया, सिंपली ए आंसर हो गया, काम खत्म, आगे जाना ही नहीं है। अब ये ऐसे है, ये ऐसे घूम जाएगा, कैसे घूम जाएगा, ऐसे है तो ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि मिरर साइड में है, मिरर नीचे होता तो ऐसे घूमता। नाउ सिंस दिस इज दिस एंड दिस विल टर्न अपसाइड दिस, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर हियर स्टूडेंट्स इज कि इस, इनको देखो, ये जो यू के ये शेप वाले हैं, ये वाले, ये भी तो घूमेंगे ना, तो यहाँ तो सेम है, तो ये तो सेम इमेज हो गया यू के शेप का, लेकिन यहाँ देखो घूमा हुआ है, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी। अब आते हैं टॉम पे। टॉम है, ओके, अब टॉम का जो अल्फाबेटिकल इमेज होगा वो क्या होगा? ये टॉम है, ये टॉम उल्टा हो गया, ये टॉम भी उल्टा हो गया, और ये हो गया मॉड। मॉड और मॉड। अब एम का मिरर इमेज क्या होता है? देखो, ओ का तो ओ हो गया, टी का टी हो गया, तो ओ और टी तो सेम रह जाएगा, जो कि तुमको दिख रहा है कि ओ टी सेम है। अब एम भी अगर ऐसे घूमेगा तो एम तो एम ही रह जाएगा ना, ऐसे घूमेगा तब तो डब्ल्यू हो जाएगा, ऐसे घूमेगा तो एम का एम ही हो जाएगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। और हम लोगों ने कवर कर लिया 28 नंबर क्वेश्चन तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 24, जियोमेट्रिकल फिगर मैचिंग, फिर से रिपीटेड है, इसको हम लोगों ने देख लिया है तो स्किप करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 तक। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें? इसमें बेसिकली स्पेस फिगर मैचिंग है। स्पेस फिगर मैचिंग क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हवा में होंगे। अब देखो ये सारे के सारे हवा में है, इनको जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, और ऐसा बनाया, और ऐसा बनाया, तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब देखो कुछ ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, कुछ ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, वही करेक्ट आंसर होगा। अब दिमाग लगाना है और जोड़ना है, जोड़ के फिर आंसर ला देना है कि सर ये आंसर होगा, जोड़ा और ये आंसर आ गया। नाउ जब तुम जोड़ते हो तो तुम्हें दिखता है कि लाइनिंग यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे लाइनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे लाइनिंग नहीं आएगा। तो अगर इस इमेज को तुम ध्यान से देखो, बी को, तो लाइनिंग है यहाँ पे, बाकी में नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि लाइनिंग है बाकियों में नहीं है। अब इसको तुम पूरा क्लब कर दो, पूरा क्लब कर देते हो तो बीच का शेप पे फोकस करते हो, तो बीच में ऐसा कुछ बनता है, बीच में ऐसा कुछ बन जाता है। ओके, और ऊपर में एक लाइनिंग भी बन जाएगा, बिल्कुल, और साइड में तो है ही, ऊपर भी एक लाइनिंग बन जाएगा। तो अब आ जाओ देख लो, ऊपर एक लाइनिंग बीच को टच करता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, यहाँ द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्लब दिस आउट, इनको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो ना, पहले सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है। अब कहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा है, देख लो, लॉजिक लगा लो कि सर कहाँ पे डायग्राम दिख सकता है। अगर ये है तो इसको भी ऐसे टिल्ट कर दो, तो कहाँ पे दिखता है सर? ए में दिखता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये तीन छोटे छोटे ट्राइंगल्स, एक बड़ा ट्राइंगल है, इनको जोड़ना है और आउटपुट लाना है। ए नहीं आ सकता है, बी नहीं आ सकता है, सी आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी। ओके, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 37 टू 40। 37 से 40 की तरफ प्रोसीड करते हैं। और यहाँ पे है हिडन और मिडर, हिडन या एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। जी हाँ, हिडन और एम्बेडेड फिगर्स को भी हम लोगों ने करा है। तो हिडन और एम्बेडेड फिगर्स को अगर देखते हैं तो अब खोजना है कि ये इमेज कहाँ एम्बेडेड है। साफ सी बात है कि ये कैरो है और एक स्क्वायर है। एरो यहाँ नहीं है, स्क्वायर है, एरो स्क्वायर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एरो भी है, स्क्वायर भी है, एंड हेंस व्हाट कैन बी द पोटेंशियल करेक्ट आंसर? द पोटेंशियल करेक्ट आंसर हियर इज नॉट बी, इट इज सी। वाई? वाई सी? क्योंकि यहाँ पे पूछ है, यहाँ पे पूछ नहीं है,
बट यहाँ पे पूछ है तो लो बन गया, मिल गया, हिडन फिगर इम्बेडेड फिगर मिल गया, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ डब्लू पे, डब्लू खोजना है। जैसे कि हम लोगों ने एक मूवी देखा था, उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पे डब्लू के नीचे 10 करोड़ था, शायद से धमाल, धमाल। तो वैसे यहाँ डब्लू खोजना था, तो ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ लेट अस क्विकली कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा खोजना है, साफ दिख रहा है कि यहीं पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ ऐसा है, एंड हेंस द करेक्ट आंसर हियर इज सी। And now let us focus on the last question, that is question number 40। तो 40 नंबर क्वेश्चन पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक फ्लैग है, एक तिरंगा है, सब कुछ है, छोटा मोटा फ्लैग तिरंगा तुमको ए में दिख रहा है, द करेक्ट आंसर हियर इज ए। ओके, सो दिस वाज अप टिल क्वेश्चन नंबर 40। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करा, समझा कि किस तरीके से आंसर निकल सकता है। मोटा मोटी बस इतना ध्यान में रखो कि अगर इमेज की जगह ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हो तो सारा क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाएगा। पेपर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का रहा है, काफी हार्ड क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, जनरली इजी क्वेश्चंस ज्यादा रहे हैं, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस अच्छे नंबर में रहे हैं मेंटल एबिलिटी में। तो थोड़ा सा जो बच्चे इजी पे फोकस कर रहे हैं वो मेंटल एबिलिटी में मॉडरेट पे भी फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गया है। सो दिस वाज ऑल इन द सेशन। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देखा, समझा, जाना और परखा कि किस तरीके से किसका आंसर क्या निकल सकता है। जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं अपना अपना आंसर्स मिला लो, मैच कर लो, और उसके बाद सुकून के नींद से सो जाना, टेंशन मत लेना, जो होगा देखा जाएगा। सो दिस वाज ऑल इन द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द सेशन। आई विल सी यू सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।